स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं घाटी सभ्यता के पतन के कारण। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इसका जो कालक्रम 3250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में लगभग माना जाता है, जो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है। ये एक बहुत मौलिक सभ्यता, विकसित सभ्यता, नगर नियोजित सभ्यता और इसके जो नगर नियोजन में जो प्रमाण मिले हैं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे मकान बनाने का हो, नालियों का हो, वो पूरी तरह से एक विकसित सभ्यता थी। इसका धार्मिक जीवन भी बहुत उन्नत था, जिसको आज भी हम जो उसके बाद की सभ्यता है तो उसी के अनुसार कम से कम चल रही है। आज भी हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अभी सवाल ये उठता है कि इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो सकता है, और एकदम से पतन हुआ है, इसका बहुत तेजी से पतन हुआ है। तो ये कैसे हुआ कि इतनी विकसित सभ्यता का जो पतन है, जो 1750 ईस्वी तक चली और उसके बाद खत्म हो जाती है, और उसके बाद पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता आती है। तो ये एक सोचने का विषय है, जो हमारी एक प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। सामान्यतः वैदिक संस्कृति, उससे भी प्राचीन है सिंधु घाटी सभ्यता। और उसका पतन किस प्रकार होता है, इस पर ही आज हम आपसे विशेष चर्चा करने वाले हैं कि इसके पतन के क्या क्या कारण रहे हैं, और उस कारण रहे हैं तो उसके तर्क वितर्क क्या रहे हैं। इसमें देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने विकसित रूप में करीब 600 सालों तक चलती रही थी। और फिर देखते हैं कि जब 1700 ईस्वी के आसपास इस सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमने देख चुके हैं कि इसके दो प्रमुख केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वो इस समय तक 1700 ईस्वी पूर्व तक नष्ट हो चुके हैं। सबसे पहले नष्ट होने वाले में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। और दोनों के केंद्रों में जो नगर नियोजन एक प्रणाली थी वो बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, और उसके बाद भवनों का निर्माण बिना किसी योजना के हो रहा था। पुराने भवन थे वो खंडहर बन चुके थे, और वहां की जो सड़कें और नालियां थी वो भी नष्ट हो चुकी थी। इस नए प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का व्यवहार आरंभ हो जाता है। तो इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि जो उन्नत हड़प्पा सभ्यता थी अब पतन की ओर अग्रसर है, क्योंकि इसका जो नागरिक स्वरूप था वो नष्ट हो चुका था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य अनेक हड़प्पा कालीन स्थलों से जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे ये आभास मिलता है कि ये सभ्यता पतनोन्मुखी स्वरूप में कुछ और अधिक दिनों तक बनी रही, परंतु इसकी विशिष्टता तथा इसकी प्राचीन गरिमा नष्ट हो चुकी थी। मतलब इसका जो एक स्वरूप था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब ये सवाल उठता है कि इस सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण रहे हैं। तो उनके कारणों में अनेक कारण यहाँ पे गिनाए जा सकते हैं, क्योंकि किसी एक कारण के अनुसार कि इसका पतन हुआ है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य उत्तरदायी कारण थे, उसमें पहला हम देख सकते हैं कि विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में जो विद्वान आते हैं, जो बताते हैं कि विदेशी आक्रमण इस सभ्यता के पतन के कारण रहे, उनमें मुख्यतः नाम आता है गार्डन चाइल्ड, व्हीलर मोदे, स्टुअर्ट पिगट, इन लोगों का नाम आता है। और ये ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो विनाश है वो आर्य आक्रमणकारियों द्वारा हुए थे। आर्य आक्रमणकारी जो 1750 के बाद आते हैं, और ये काल माना जाता है 1750 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में, कि आर्य मध्य एशिया से आते हैं या दूसरी जगह से आते हैं। इसके ऊपर भी काफी अलग अलग राय है लोगों की। तो कुल मिला के ये विदेशी विद्वान आर्य आक्रमणकारियों को इसके पतन का कारण मानते हैं, क्योंकि इस तर्क का आधार उन्होंने साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य को माना भी है। व्हीलर महोदय का तो मानना है कि ऋग्वेद में जो इंद्र को दर्शाया गया है, बताया गया है,
जिसको पुरंदर भी कहते हैं, कि उसके द्वारा नष्ट किए गए अनार्यों के अनेक दुर्गों का जो उल्लेख मिलता है वह हड़प्पा के ही नगर थे। क्योंकि दुर्गों को नष्ट करने वाला किसको कहते हैं हम? इंद्र को कहते हैं। तो वो जो दुर्ग नष्ट किए थे वो हड़प्पा के ही नगर थे, ऐसा ये लोग मानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र से प्रार्थना की जाती है कि वह आर्यों के शत्रुओं के दुर्ग को नष्ट कर दे। क्योंकि ऋग्वेद जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये चीजें बताई भी गई है कि जो दुर्ग है उनको नष्ट कर दे। इंद्र द्वारा नष्ट किए गए अनेक दुर्गों के नाम भी मिलते हैं, जैसे हरियूपिया, कैलाश स्थान, महावैलास्थ इत्यादि। तो इन दुर्गों का उल्लेख भी यहाँ किया गया है और इनमें हरियूपिया की पहचान सामान्यतः हड़प्पा से ही विद्वानों ने की है। कभी आ जाए क्वेश्चंस तो हरियूपिया शब्द किसके लिए दर्शाया गया है, तो ध्यान रखना है कि ये हड़प्पा के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। आर्यों के आक्रमण की धारणा की पुष्टि के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का उल्लेख भी यहाँ किया गया है और यहाँ से करीब 38 नरकंकाल उत्खनन के दौरान मिले हैं। तो उत्खनन जो नरकंकाल मिले हैं तो उसके आधार पे ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो को भी नष्ट किया गया है। तो ये था विदेशी आक्रमण। अगला देखते हैं कि प्राकृतिक कारण भी रहे होंगे। इसमें प्राकृतिक कारणों में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर आग का लगना, भयंकर महामारी, बाढ़ का प्रकोप, नदियों की जलधारा में परिवर्तन और विवर्तनिक हलचल, जंगलों का नष्ट होना, ऐसे अनेक कारण रहे हैं प्राकृतिक कारण कि जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन कहीं न कहीं हुआ है। इनका सैंधव सभ्यता के अस्तित्व पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा और मानवीय प्रयासों ने भी प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रभावित किया था कहीं न कहीं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता अपना मूल स्वरूप और आर्थिक आधार खो बैठता है और इस परिस्थिति में इस नागरिक सभ्यता का बने रहना असंभव था। प्राकृतिक कारणों जो अभी हमने बताए थे उनमें से मुख्यतः कुछ थे, उनकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जिसमें पहला बाढ़ का प्रकोप, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाई है। जो नगर थे हड़प्पा सभ्यता के वो नदियों के किनारे बसे हुए थे, अतः वार्षिक बाढ़ से सुरक्षा के प्रबंध किए जाते रहे थे। बाढ़ से सुरक्षा के लिए भवनों का धरातल हमेशा बराबर ऊंचा किया जाता था, जैसा कि मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय तक कारगर सिद्ध नहीं हो सकी थी, क्योंकि सत्य है कि सिंधु एवं अन्य नदियों की वार्षिक बाढ़ में नगर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हो, परंतु बार बार आने वाली बाढ़ से सामान्य जीवन एवं अर्थव्यवस्था पर बुरा असर अवश्य देखने को मिलता है। तो इस परिस्थितियों में अनेक लोग नगरों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगरों में बाढ़ आने का भी प्रमाण है। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल के उत्खननों से बालू के सतह मिले हैं जो इन स्थानों पर बाढ़ के प्रकोप की कहीं न कहीं पुष्टि करते हैं। बाढ़ के कारण खेती भी नष्ट होती है, अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाती है और इससे बाध्य होकर लोगों को अन्य स्थानों पर जाना भी पड़ता है। मेके और एसआर राव ये ऐसा मानते हैं कि चन्हुदड़ो और लोथल के नष्ट होने का प्रमुख कारण बाढ़ को ही माना जाता है। एसआर राव के अनुसार तो सिंधु घाटी सभ्यता से लोग घग्गर घाटी और सतलज की ओर भी गए और उनके अनुसार रोपड़ और सतलज के निकट की कुछ अन्य बस्तियों की स्थापना इन्हीं विस्थापितों ने भी की थी। तो हम मान सकते हैं कि एसआर राव और मैके मुख्यतः कारण बाढ़ को मानते हैं। हड़प्पा सब संस्कृति के नगरों के पतन में जल धारा के परिवर्तन का भी योगदान रहा था, क्योंकि ये एक प्राकृतिक नियम माना जाता है कि नदियों की जलधारा में परिवर्तन होता रहता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक वैसे नगर जो प्रारंभ में नदियों के किनारे बसे हुए थे बाद में नदी से दूर हो जाते हैं और इसका परिणाम ये निकलता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इसका परिणाम ये होता है बाद में कि वो जो नगर थे काफी संपन्न थे अपना आर्थिक महत्व खो देते हैं। तो सिंधु नदी के मार्ग बदलने के
अनेक साक्ष्य भी मिले हैं। MS वर्ड का तो यहां तक मानना है कि रावी नदी की धारा में परिवर्तन ही हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण भी यहाँ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा नगर अवस्थित था, लेकिन आज वो हड़प्पा से काफी दूर है। तो नदी की धारा में परिवर्तन के कारण क्षेत्र की अनेक नदियां कालीबंगा के लिए भी परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं। नदियों के मार्ग परिवर्तन से यातायात और व्यापार तथा नगरों की समृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और इस परिवर्तन से इस प्रकार पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि सुधार और बालाकोट, जो पहले मकरान के समुद्र तट पर स्थित थे, मकान और बालाकोट और जलधारा द्वारा व्यापार के प्रमुख केंद्र से समुद्र से काफी दूर हो गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता के काल में जलधारा में लगातार परिवर्तन हुए, जिन्होंने नगरों की समृद्धि पर बुरा असर डाला। एसआर साहनी जल प्लावन को इसका कारण मानते हैं कि मुख्य सैंधव नगरों में जल प्लावन से जमीन दलदल और कीचड़ युक्त हो गई थी, और इससे खेती का उत्पादन कम हुआ और यातायात भी काफी प्रभावित हुआ था। जब लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा तो वे अपेक्षाकृत कम विकसित नगरों की ओर पलायन करने लगे, और धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो जाता है। जलवायु परिवर्तन को भी इसका कारण माना गया है, क्योंकि उनका नियमित विकास होता जाता है, परंतु बाद के वर्षों में जलवायु प्रतिकूल होती चली गई और सभ्यता का पतन यहाँ पर होता है। और इसको बताने में ओरेल स्टीन और एन घोष आदि विद्वान इसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर KUR कैनेडी मानते हैं कि यहाँ के जो लोग रहते थे वो मलेरिया, महामारी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कुछ मानवीय कारण भी उत्तरदायी रहे हैं, जैसे वहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बढ़ती हुई जनसंख्या और फिर साधनों की कमी का होना। क्योंकि सिंधु नगरों का उत्थान विकास की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हुआ था, और समय के साथ साथ नगरों में बसने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि भी हुई थी। नगरों की आबादी पूर्ण विकसित काल में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। इससे प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ने लगा। एक ओर तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी तथा दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों की कमी हो रही थी। रेवेल नामक विद्वान ने अनुसंधानों के आधार पर यह दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्राकृतिक साधनों पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और नगरों का पतन भी धीरे धीरे पक्का हो गया। वहां की प्रशासनिक शिथिलता को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण के रूप में देखा गया है, और ऐसा व्हीलर महोदय ऐसा मानते हैं कि मकानों की योजना, उनके आकार प्रकार, दीवारों के निर्माण तथा चबूतरों के निर्माण में पतन के लक्षण काफी दिखाई देते हैं। भवनों के निर्माण में पुरानी और व्यवहार में लाई गई ईंटों का व्यवहार किया गया था, और इस प्रकार पहले के चित्रित मृत भांडों की जगह अब सादे बर्तन बनने लगे थे। मोहरों के निर्माण में भी गिरावट दिखाई देती है, और अब न तो सेलखड़ी की मोहरें ही मिलती है और न ही मोहरों पर लिपियां, बल्कि सिर्फ ज्यामिति चित्र ही मिलते हैं। ये सभी लक्षण पतन की ओर इंगित करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक ढांचा ढीला और कमजोर पड़ गया था, जो नगर निर्माण एवं नागरिक जीवन की विशिष्टता को बनाए रख सकता था। तो इस प्रकार ये पतन के लक्षण मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त कालीबंगा इत्यादि स्थलों से भी यहाँ ये मानवीय कारण हमें उपलब्ध है। पतन की कड़ी में हम कुछ आर्थिक कारणों को भी गिना सकते हैं, जैसे व्यापार में गिरावट, क्योंकि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था बाद में गड़बड़ाने लगी थी और कृषि उत्पादन में कमी आई थी। उद्योग धंधों एवं व्यापार में भी गिरावट आई थी। सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में विदेशी व्यापार में गिरावट के स्पष्ट प्रमाण दिखाई देते हैं। व्यापार में गिरावट का एक प्रमुख कारण यह भी था कि 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास पश्चिमी और मध्य एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति काफी अशांत थी। ऐसी स्थिति में इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक संपर्क कम होने लगा था। अतः व्यापार में कमी आने से हड़प्पा अर्थव्यवस्था काफी छिन्न भिन्न हो गई थी। इसके पतन में रूढ़िवादिता को भी हम गिना सकते हैं कि 600 वर्षों के काल के दौरान सत्ता में परिवर्तन के चिन्ह बहुत कम दृष्टिगोचर होते हैं।
चाहे नगर विन्यास, भवनों की बनावट, मृदभांड का व्यवहार, विभिन्न उपकरण लगभग एक ही प्रकार के थे। इनमें तकनीकी आधार पर कोई भी परिवर्तन अथवा सुधार नहीं किया गया था। एक निश्चित अवधि के पश्चात वे अपने महत्व को खो बैठते थे। स्थिरता का सबसे बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार में भी यहाँ पड़ता है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विनाश के विभिन्न कारणों का योगदान रहा। कोई भी एक कारण इस सभ्यता के विनाश के लिए नहीं था। इसी प्रकार क्षेत्र विशेष की अलग अलग परिस्थितियां और क्षेत्र विशेष में नगरों का पतन विशेष कारणों से होता है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ आर्थिक कारण, मानवीय कारण, प्रशासनिक कारण और प्राकृतिक कारण एक एक करके आपको यहाँ बताया गया है। मुझे लगता है कि काफ़ी इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू।